ये औरत इस घर से भाग रही थी क्योंकि एक छोटी बच्ची उससे नफरत करती थी, पर उसे नहीं पता था कि यही उसका नया परिवार बनने वाला था। लेकिन तभी माइक उसे रोक लेता है और जाने की वजह पूछता है। वो बताती है कि वो छोटी बच्ची उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे, उस बच्ची को वाकई एक माँ की जरूरत है, लेकिन मैं उस बच्ची के लिए सही इंसान नहीं हूँ। वो बेचारी अभी भी अपनी माँ के जाने के गम में डूबी हुई है। माइक कहता है कि इसी वजह से तुम ही उसके लिए परफेक्ट हो। वो पूछती है कि क्या सब ठीक चल रहा है। माइक कहता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हें शुरुआत में पसंद नहीं करेगी, तो फिर तुमने उसे इस मुश्किल सिचुएशन में डाला ही क्यों। माइक जवाब देता है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे उससे कहीं ज्यादा की जरूरत है जो मैं उसे अकेला दे सकता हूँ। औरत कहती है कि कुछ महीनों के लेसन के लिए इतनी प्रॉब्लम उठाना बेकार है। ये सब बस कुछ महीनों, कुछ लेसन और कुछ खतों की ही तो बात है। थोड़ी बहुत सिलाई सीखने के लिए ये सब क्यों करना। माइक समझाता है कि कुछ भी समय की बर्बादी नहीं होती। हर एक्सपीरियंस तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम आज हो, और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है तुम मिस्सी को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करोगी और यही चीज मिस्सी के फ्यूचर को संवारेगी। मुझे पता है कि तुम उससे कनेक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। माइक का ये भरोसा देकर मैटी को एहसास होता है कि वो भाग नहीं सकती और उसे प्यार से ही उस बच्ची का दिल जीतना होगा। इसलिए मैटी पूरी एक रात जाकर मिस्सी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाती है। जब मिस्सी उस ड्रेस को देखती है तो उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अपनी माँ की डेथ के बाद ये सबसे कीमती गिफ्ट था जो उसे मिला था और इस एक चीज ने उन दोनों के बीच की दीवार को गिरा दिया था। अब तीनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर पड़ोसियों के घर एक दावत पर जाते हैं, जहाँ मिस्सी अपने दोस्तों की हैरान नजरों को महसूस करती है। उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होती है क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उससे जलन महसूस की थी। वापसी में मिस्सी मैटी की गोद में सो जाती है और तभी गाड़ी के एक झटके से मैटी अपने पेट को कसकर पकड़ लेती है। माइक पूछता है कि बच्चे की उम्मीद कब तक है। मैटी हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। दरअसल उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई थी, पर शॉकिंग बात ये थी कि माइक को ये सब पहले से पता था और वो उसके लिए खुश भी था। आखिरकार ये बच्चा मैटी के मर चुके पति की आखिरी याद जो थी। माइक का ये नरम बर्ताव मैटी के दिल में उतर जाता है और उसे भी माइक की फिक्र होने लगती है। इसके बाद घर का माहौल काफी खुशहाल हो जाता है। वो अब इस अच्छे दिल वाले आदमी पर ज्यादा ध्यान देने लगती है और एक दिन जब वो माइक को अकेले बाहर जाते देखती है तो वो चुपके से उसका पीछा करने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर वो जाता कहाँ है। वो देखती है कि माइक अकेले में प्यार भरे गाने गा रहा था। भले ही उसकी आवाज सुरीली नहीं थी, पर उसमें अपनी पत्नी के लिए गहरा प्यार था। तब मैटी को समझ आता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही अकेली नहीं है जिसने किसी अपने को खोया है, और वो उसे डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसे वो घोड़ा दिखता है जिसका पीछा कभी उसका पति किया करता था और अपने पति की यादें उसके दिल में उमड़ पड़ती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और आगे बढ़कर उस घोड़े को सहलाने लगती है। लेकिन तभी मौसम अचानक से बदल जाता है। देखते ही देखते बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। जब माइक घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मैटी अभी तक वापस नहीं आई है। वो तुरंत अपनी गन मिस्सी को देता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम आसमान में गोली चला देना, क्योंकि सिर्फ गोली की तेज आवाज ही मुझे घर वापसी का रास्ता दिखा पाएगी। और फिर वो बर्फीले तूफान में निकल पड़ता है। उड़ती हुई बर्फ और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा के कारण उसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी और वो बस मैटी का नाम चिल्ला रहा था। खुशकिस्मती से माइक को मैटी मिल जाती है जो लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब तक 10 मिनट भी पूरे हो चुके थे। मिस्सी आसमान की तरफ गोली चलाती है, पर बर्फबारी इतनी तेज थी कि घर का रास्ता फिर भी पता नहीं चल रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद मिस्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक लोहे का बर्तन लाकर उसे जोर जोर से पीटने लगती है। बर्तन की तेज आवाज सुनकर आखिरकार माइक को सही दिशा मिल जाती है और बर्फ में उनकी धुंधली परछाई देकर मिस्सी की जान में जान आती है। लेकिन इतनी देर तक बर्फ में रहने की वजह से मैटी अब तक पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। बाप और बेटी दोनों पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करते हैं और अगली सुबह जाकर मैटी को होश आता है। वो बताती है कि उसका पति एक घोड़े के पीछे गया और कभी वापस नहीं आया। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद आने वाले दिनों में उन तीनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाती है। मैटी अब मिस्सी का ख्याल अपनी सगी बेटी की तरह रखने लगती है। वो न सिर्फ उसे पढ़ना लिखना सिखाती है बल्कि उसके साथ बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम भी करती है। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब एक असली माँ बेटी जैसा बन चुका था और जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रहा था, माइक जंगल से एक पेड़ काट कर लाता है ताकि वो मैटी के होने वाले बच्चे के लिए एक पालना बना सके और उसकी ये फिक्र मैटी का दिल जीत लेती है। दोनों के दिल अब अनजाने में ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है और डिलीवरी का दिन समय से पहले आ जाता है। अब मदद के लिए किसी को बुलाने का भी टाइम नहीं था, इसलिए माइक को खुद ही ये काम करना पड़ता है। मैटी पहले तो झिझकती है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो मजबूरी में मान जाती है। जबकि दरवाजे के बाहर बैठी मिस्सी बहुत डरी हुई थी। वो बस दुआ कर रही थी कि कोई गड़बड़ ना हो और फिर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी सांस में सांस आती है। बच्चे का जन्म उस घर में एक नई सुबह की तरह था।